नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। चलिए आज समझते हैं ब्रिटिश भारत के उस प्रशासनिक ताने बाने को जिसे असल में कई आयोगों और समितियों ने मिलकर बुना था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर अंग्रेजों ने इतने बड़े और विविधता से भरे देश पर राज किया तो किया कैसे? देखिए, इसका जवाब सिर्फ तोप और तलवार में नहीं है। नहीं, ब्रिटिश राज की जो असली ताकत थी ना, वो थी जानकारी, इंफॉर्मेशन, हर समस्या की गहराई से जांच करना। चलिए इसी को जरा और करीब से देखते हैं। तो आज हम इन समितियों को उनके काम के हिसाब से देखेंगे। पहले बात करेंगे अकाल के संकट की, फिर समझेंगे शासन का वो स्टील फ्रेम कैसे बना। इसके बाद साम्राज्य के लिए शिक्षा पर बात होगी, फिर अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर, और आखिर में हम देखेंगे कि इन सारी रिपोर्ट्स की विरासत क्या रही। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस एक संकट की जिसने ब्रिटिश हुकूमत को बार बार हिला कर रख दिया, और वो था अकाल। ये एक इतनी बड़ी चुनौती थी कि उन्हें इसके लिए अपनी नीतियां लगातार बदलनी पड़ी। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 22 साल के अंदर तीन बड़े अकाल आयोग बनाने पड़ गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह समस्या कितनी गंभीर और लगातार बनी हुई थी। और मजे की बात यह है कि ये कोई एक बार का काम नहीं था। देखिए, 1878 में स्ट्रेची कमीशन ने सोचा कि अकाल को कैसे रोका जाए। फिर 20 साल बाद 1898 में लायल कमीशन ने उसी रिपोर्ट को दोबारा देखा, रिव्यू किया, और फिर क्या, सिर्फ 2 साल बाद 1900 में मैकडॉनल्ड कमीशन को दूसरी रिपोर्ट पर सलाह देने के लिए बना दिया गया। मतलब वो अपनी ही बनाई नीतियों को लगातार जांच रहे थे और सुधार रहे थे। अच्छा, अकाल से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राज के उस स्टील फ्रेम की, यानी कि उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनकी नौकरशाही की। आखिर उसे बनाया और संभाला कैसे गया? अब इन दो आयोगों को देखिए, इनके बीच करीब 40 साल का फासला है, लेकिन इनके मकसद में जमीन आसमान का अंतर था। 1886 में एचिसन कमीशन का काम बस इतना सोचना था कि भाई सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, बस। लेकिन 1923 तक आते आते ली कमीशन का मकसद पूरी की पूरी इंडियन सिविल सर्विस को रिफॉर्म करना था, उसमें सुधार लाना था। तो समझने वाली बात यह है कि ये सब धीरे धीरे हुआ, अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। एचिसन कमीशन ने बस एक शुरुआत की। फिर 1912 में इस्लिंगटन कमीशन ने भारतीयों की हिस्सेदारी पर और गहराई से सोचा, और फिर जाकर आखिरी में ली कमीशन ने बड़े सुधारों की नींव रखी। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर, एजुकेशन, शिक्षा। अंग्रेजों ने भारत की इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन, मतलब बौद्धिक दिशा तय करने के लिए इन आयोगों का इस्तेमाल आखिर किया कैसे? ये जो टाइमलाइन है ना, ये साफ दिखाती है कि शिक्षा हमेशा से उनकी प्रायोरिटी में थी। आप देखिए, 1882 से लेकर 1944 तक अलग अलग समय पर एजुकेशन के हर पहलू की जांच के लिए कमीशन पर कमीशन बनाए गए। सैडलर कमीशन इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसे 1917 में बनाया तो गया था सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स की जांच के लिए, लेकिन इसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो पूरे भारत की हायर एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए थी। उनकी स्ट्रैटेजी काफी सिस्टमैटिक थी, मतलब एकदम सोची समझी। शुरुआत हुई हंटर कमीशन से, जिसने प्राइमरी एजुकेशन के विकास पर ध्यान दिया। फिर आया रैले कमीशन, जिसने यूनिवर्सिटीज को रिव्यू किया। उसके बाद सैडलर कमीशन ने हायर एजुकेशन में सुधार किया, और आखिर में सार्जेंट कमीशन ने एक नेशनल सिस्टम बनाने की कोशिश की। ओके, तो अब बात करते हैं साम्राज्य के डे टू डे कामकाज की, मतलब इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जो छोटे बड़े मुद्दे थे उनकी। और इनका दायरा देखिए। फ्रेजर आयोग ने पुलिस की कार्यप्रणाली देखी, तो स्कॉट मॉनक्रीफ ने सिंचाई में सुधार की बात की। लिनलिथगो समिति ने कृषि की समस्याएं समझी, तो उधर अफीम की खेती पर भी कमीशन बना। और तो और बटलर समिति ने देसी रियासतों से संबंधों की जांच की। मतलब शायद ही कोई ऐसा एरिया था जिसे उन्होंने अपनी जांच के दायरे से बाहर रखा हो। असल में कुछ वॉइसरॉय थे, जैसे कि लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड इरविन, जो इस तरीके के बहुत बड़े सपोर्टर थे। जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से दोनों के ही कार्यकाल में 4 बड़े आयोग बने थे। इससे पता चलता है कि जांच और रिपोर्ट का ये जो सिलसिला था वो कितना इंटेंस था। तो सवाल ये है कि इन सब आयोगों, समितियों और उनकी मोटी मोटी रिपोर्ट्स का आखिर हुआ क्या? इनकी लेगेसी क्या है? देखिए, हमारे सोर्स में जो ये 18 प्रमुख आयोग और समितियां बताई गई हैं, असल में इन्होंने ही ब्रिटिश भारत में पॉलिसी मेकिंग की रीढ़ की हड्डी का काम किया। ये शासन का एक कह सकते हैं एक्सपर्ट लेड तरीका था।
इस पूरे सिस्टम को हम एक लाइन में समझ सकते हैं। शासन करने के लिए जानना जरूरी है और जानने के लिए जांच करना जरूरी है। बस यही ब्रिटिश राज का मूल मंत्र था। और यही रिपोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का डीएनए बन गईं। इन्होंने आने वाले दशकों के लिए आधुनिक भारत के इंस्टीट्यूशंस को शेप किया। सच तो ये है कि इनमें से कई सिफारिशों का असर आज भी हमारी व्यवस्था में देखा जा सकता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर हो या हमारे विश्वविद्यालयों का ढांचा। तो आखिर में एक सवाल ये भी उठता है कि शासन का ये जो एक्सपर्ट लेड मॉडल है, जहां हर बड़ी समस्या के लिए एक समिति बना दी जाती है, ये आज भी भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को किस तरह से प्रभावित करता है?